तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पर टाइटल में देख रहे हैं द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। जी हाँ, मैं अब आपको यहाँ पर बतलाने जा रहा हूँ ये जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल क्या बला है। अरे सीधी सी सिंपल सी बात है कि अब आप ऐसे रूल्स पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ इन कंडीशंस में हमको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ज़रा देखिए, पहला रूल है जनरली प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जी हाँ, ये एक जनरल रूल है कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियोस में कुछ ऐसी कंडीशंस बतलाई हैं कि जब हम प्रॉपर नाउन का यूज किसी कॉमन नाउन की तरह करते हैं तो उससे पहले हम द का प्रयोग कर लेते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको आर्टिकल ए का प्रयोग भी बतलाया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो यहाँ आई बटन में जाकर और उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। और अब यहाँ पर देखते हैं वो जनरल रूल क्या है कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हमें किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। अच्छा, अब आप लोग ये तो जानते हैं कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर जो नाम होता है, जैसे राम श्याम, किसी भी शहर का जो प्रॉपर नेम होता है उसका अपना प्रॉपर नेम जो होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसी प्रॉपर नाउन से पहले हम जनरली किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल्स देखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे कह दिया जाए ही इज गोइंग टू द दिल्ली, अब यहाँ पर टू द दिल्ली लगा हुआ है। दिल्ली क्या है? किसी शहर का एक प्रॉपर नेम है। ओके, व्यक्तिवाचक नाम है ये। अब ऐसी अगर कोई कंडीशन है तो वहां पर आपको द का प्रयोग नहीं करना है। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? ये रॉन्ग हो गया। क्लियर? आपको कैसे लिखना चाहिए? ही इज गोइंग टू दिल्ली, सिंपली आपको दिल्ली का यूज करना है, किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है द मुंबई इज अ बिग सिटी। अब देखिए, मुंबई ये भी क्या है? एक प्रॉपर किसी शहर का प्रॉपर नेम है, इसलिए ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। अब उससे पहले भी आपको द का यूज नहीं करना है। क्लियर? तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग हुआ। अब ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, मुंबई इज अ बिग सिटी। क्लियर? अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो एक्सेप्शंस हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बतलाए हैं कि कहाँ पर आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह जब यूज करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं दूसरे रूल की ओर और देखते हैं मटेरियल नाउन्स के पहले जनरल सेंस में किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो अब आप जानते हैं कि किसी भी मेटल के नाम को मटेरियल नाउन बोलते हैं, अर्थात जो धातुवाचक संज्ञा होती है, पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है। तो किसी भी पदार्थ के नाम से पहले आपको जनरली किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, बट उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। हम उन एक्सेप्शंस को अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जरा कुछ एग्जांपल्स देख लें। और क्या है एक जनरल रूल? जनरल रूल है कि हम किसी भी मटेरियल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर ये गोल्ड क्या है? किसी मेटल का नाम है, मटेरियल है ये। अब इस मटेरियल से पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया गलत। सेंटेंस क्या होना चाहिए? होना चाहिए गोल्ड। क्या होना चाहिए? गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। क्लियर? इसी प्रकार से यहाँ पर आयरन से पहले द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सिंपली क्या होना चाहिए? आयरन। क्लियर? तो ये एक जनरल रूल है कि आप किसी भी मटेरियल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कहाँ करेंगे ये याद रखना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जरा नीचे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, उसको पढ़ें और समझें कि आप कब किसी मटेरियल नाउन से पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है और लिखा है मटेरियल नाउन्स का प्रयोग जब किसी विशेष अर्थ में किया जाए तो फिर द का प्रयोग होता है। अब ये विशेष अर्थ क्या है और जनरल अर्थ क्या है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है। जनरल सेंस का मतलब है कि जब हम कभी भी किसी भी मटेरियल का नाम लेते हैं या पदार्थवाचक संज्ञा का जब नाम लेते हैं, और जनरल सेंस में वो उस समय होता है जब इस संसार में मौजूद हम उस एक मेटल, जो पूरे के पूरे संसार में मौजूद है मेटल, उस मेटल के बारे में बात करते हैं। और विशेष अर्थों में क्या हुआ? विशेष अर्थों में हम केवल किसी खास जगह पर उपस्थित एक जरा सी क्वांटिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो विशेष अर्थ में होता है। और इस बात को आप यहाँ नीचे दिए हुए एग्जाम्पल्स के थ्रू बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं
गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम इस संसार में जो भी गोल्ड है उस गोल्ड की बात कर रहे हैं, किसी खास गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं, हम पूरे संसार में मौजूद किसी भी गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक छोटी सी मात्रा जो खास जगह पर है उस गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो जरा देखिए, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, मेरी रिंग में लगा हुआ जो गोल्ड है, मैं उस गोल्ड की बात कर रहा हूं यहां पर इस सेंटेंस में, इसलिए यहां पर द का प्रयोग किया गया है। क्लियर? तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, मेरी अंगूठी पर जो लगा हुआ जो गोल्ड है हम उस गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया विशेष अर्थ। तो जब हम विशेष अर्थों में किसी खास जगह पर उपस्थित किसी छोटी सी मात्रा की मटेरियल की बात करते हैं तो वहां पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं। बट इन जनरल अगर हम समस्त पूरे के पूरे इस संसार में मौजूद जो भी मटेरियल है, अगर पूरे के पूरे मटेरियल की हम व्यापक अर्थों में जब बात करते हैं तो उससे पहले आपको द या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं, जैसे एक और सेंटेंस है यहाँ पर, इसको भी समझने का प्रयास करिए जरा। द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज पॉइजनस। अब वाटर हम इन जनरल संपूर्ण संसार में जो नदियों में भरा है, सागरों में भरा है, यहाँ पर कहीं पर भी जो उपस्थित है वाटर, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हम किस वाटर की बात कर रहे हैं? उस वाटर की बात कर रहे हैं जो इस ग्लास में है। सपोज ये एक ग्लास है और इस ग्लास में जो वाटर है उस वाटर की बात की जा रही है। तो वो वाटर कैसा है? पॉइजनस है। तो ये विशेष वाटर हो गया, यानी खास पानी हो गया। अब उस पानी मीन्स उस मटेरियल नाउंस के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब चलिए जरा तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्या है? प्लूरल नाउन जब संपूर्ण जाति या संपूर्ण वर्ग को प्रकट करता है तो उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब प्लूरल नाउन का मतलब क्या हो गया? कोई भी एक नाउन है और वो बहुवचन में है, और जब वो नाउन बहुवचन में प्रयुक्त किया गया, जब नाउन पूरी संपूर्ण जाति या पूरे वर्ग को प्रकट करता है तो फिर उसके पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए। भाई ए एन का प्रयोग हो नहीं सकता क्योंकि वो प्लूरल है, और द का प्रयोग भी नहीं हो सकता है। तो जरा देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। लॉयर्स आर जनरली विटी, हम यहाँ पर लॉयर्स की बात कर रहे हैं। तो जो लॉयर्स का जो वर्ग होता है, भाई वकीलों का एक जो वर्ग है, एक क्लास है, एक जाति है, ठीक है ना, वो जो लॉयर्स हैं वो विटी होते हैं, ये बात कही जा रही है। अब यहाँ पर ये जो लॉयर्स नामक शब्द है ये पूरे की पूरी वकील जाति या पूरे वकील के वर्ग को यहाँ पर प्रकट कर रहा है, इसलिए इससे पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, टीचर्स आर जनरली हार्ड वर्कर्स। टीचर्स साधारणतः हार्ड वर्कर्स होते हैं, कठिन परिश्रमी होते हैं। अब यहाँ पर टीचर्स, मैं केवल अपनी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टीचर्स की पूरी जो वर्ग है या उनकी जो जाति है उस जाति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए इससे पहले भी आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब चलते हैं चौथे नियम पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। अब डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4 जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस रूल को समझना। ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है एट्रीब्यूटिव ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे कि मेक, अपॉइंट, नॉमिनेट, नेम, इलेक्ट, सेलेक्ट, डिक्लेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरा सेंटेंस जरा पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं आपको बतलाता हूँ। के बाद आने वाला जो भी नाउन होता है उसके पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आपको ये समझना है कि ये एट्रीब्यूटिव ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को और समझिए कि ये है क्या। तो देखिए, एट्रीब्यूटिव ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको अपना संपूर्ण भाव प्रकट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नहीं है तो फिर वो सेंटेंस अपना संपूर्ण भाव प्रकट नहीं कर सकता है। जैसे नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप इसे जरा ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? माय फादर नेम्ड मी अमन, मेरे पिताजी ने मेरा नाम अमन रखा। अब जरा गौर करिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? माय फादर, वर्ब क्या है? नेम्ड। अब नेम्ड नामक वो क्रिया जो कि एट्रीब्यूटिव ट्रांजिटिव वर्ब है, अब इस क्रिया के साथ कुछ ऐसा होता है कि इसे अपना संपूर्ण भाव प्रकट करने के लिए
एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी और एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे, देखिए जरा यहां पर है नेम्ड, नाम रखा, किसका नाम रखा? मेरा, तो ये मैं, क्लियर, इसका होना जरूरी है। इसी के साथ साथ मेरा नाम क्या रखा, ये भी होना जरूरी है। तो देखिए यहां पर मेरा नाम अमन रखा। जी हाँ, ये सारी की सारी वर्ड्स ऐसी ही होती हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। जी हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि यही वास्तव में इस ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूर्ण करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यह है ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट अमन है। ये कैसे पता चलेगा? बहुत ही सिंपल है। ये पता चलता है कि ये दोनों ही एक ही व्यक्ति होते हैं, यानी मैं और अमन ये एक ही व्यक्ति हैं। जी हाँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है इसी का, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हाँ, कभी कभी यहाँ पर एडजेक्टिव भी हो सकता है, बट मैं यहाँ एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नाउन की। और यहाँ पर अगर कोई नाउन आता है, इन क्रियाओं के बाद जो भी नाउन आता है, उस नाउन के पहले आपको किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब जैसे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको भी समझिए। दे अपॉइंटेड हिम, उन्होंने उसे अपॉइंट किया, नियुक्त किया। अब किस रूप में नियुक्त किया? प्रिंसिपल, अर्थात किसी ने, दे का मतलब उन्होंने उसे प्रिंसिपल नियुक्त किया, ठीक है ना। तो यहां पर दे हो गया अपॉइंटेड, ये आपकी है एट्रीब्यूटिव डिट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसको भी जरूरत है दोनों ही चीजों की, यानी एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है और एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। देखिए उन्होंने अपॉइंट किया, तो किसको अपॉइंट किया? हिम, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और उसे किस रूप में अपॉइंट किया? प्रिंसिपल के रूप में। यहां पर भी ये दोनों ही पर्सन्स एक ही व्यक्ति हैं, और इनके बाद आने वाला जो भी नाउन होगा उसके पहले यहां पर आप द का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब रूल नंबर 5 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग यहां पर जरूर गलतियां करते हैं। अब आपको ये गलती नहीं करनी है। देखिए जरा वो रूल क्या है, सबसे पहले तो देखते हैं रूल नंबर 5। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट, मार्केट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी के सभी जो वर्ड्स हैं, ये क्या है? ये सभी के सभी वर्ड्स हैं प्लेस बतलाने वाले, यानी स्थान को प्रदर्शित करने वाले शब्द हैं। अब जरा गौर करिए, इन सभी स्थानों का जब निर्माण किया जाता है तो इनके निर्माण करने के पीछे जो उद्देश्य होता है, जरा गौर करें। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब का क्या पर्पस होता है बनाने का? शिक्षा देना और शिक्षा लेना। जी हाँ, यही इसका उद्देश्य होता है। अगला देखते हैं, चर्च, टेम्पल, ये सब क्या है? ये ऐसे स्थान है जहां पर लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, तो इनका उद्देश्य क्या हुआ? पूजा करना। ओके, अच्छा, इसके बाद जैसे हॉस्पिटल है, इसका उद्देश्य क्या है? वहां पर इलाज करना या इलाज करवाना, ठीक है ना। कुल मिलाकर के वहां पर क्योर करने का उद्देश्य होता है। अगला बेड, सोने के लिए होता है भाई। प्रिजन, बंद करने के लिए। कोर्ट, अदालतें किस लिए होती हैं? न्याय करने के लिए। मार्केट किस लिए होती है? परचेजिंग करने के लिए। जी हाँ, ये इनके पीछे के पर्पसेस होते हैं। क्लियर? अब यही आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये जो वर्ड्स हैं और इन स्थानों पर जाने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो उस पर्पस के लिए जा रहा है जिस पर्पस से इनको बनाया गया है, तो फिर इन सभी शब्दों से पहले आप द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? और अगर कोई व्यक्ति यहाँ इन स्थानों पर जा रहा है लेकिन जाने का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो नहीं है जिनके लिए इनका निर्माण किया गया है, तो फिर उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आई गो टू द कॉलेज एट 10 AM। मुझे ही ले लीजिए, मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूँ। मैं 10 बजे कॉलेज जाता हूँ। क्लियर? अब जरा देखिए, मैं एक टीचर हूँ या आप एक स्टूडेंट हैं। अब अगर आप कॉलेज जाते हैं तो किस लिए जाते हैं कॉलेज? आप पढ़ने जाते हैं और मैं पढ़ाने जाता हूं। क्लियर? अब अगर मैं स्कूल जाता हूं या आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो क्या होगा भाई? हमारा स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने का जो पर्पस है वो क्या है? वही तो है जिस पर्पस के लिए इनका निर्माण किया गया है। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पर जो ये द है, ये द गलत है। आप यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे और सिंपली कैसे बोलेंगे? आई गो टू कॉलेज एट 10 AM। ओके, जैसे आगे वाला सेंटेंस जो दिया हुआ है वो क्या है? आगे वाला सेंटेंस है द स्कूल इज बिसाइड माई हाउस। अब अगर हम यहाँ पर इस स्कूल की चर्चा कर रहे हैं तो
तो आप ज़रा देखिए यहाँ पर क्या बतलाया जा रहा है, स्कूल मेरे घर के बगल में है। क्लियर। अब यहाँ पर जो स्कूल की चर्चा की जा रही है, उस स्कूल का जो उद्देश्य होता है शिक्षण का, वहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये द तो बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। वी वेंट टू द मार्केट टू परचेज टीवी। हम टीवी खरीदने के लिए मार्केट गए। अब ज़रा देखिए यहाँ पर मार्केट से पहले द लगा हुआ है, तो क्या ये द यहाँ पर सही है? ज़रा गौर करके देख लीजिए। आप गए, मार्केट गए, तो किस लिए गए हैं आप? परचेज करने के लिए। और मार्केट इसीलिए तो होती है, किस लिए होती है? परचेज करने के लिए, यानी सेलिंग एंड परचेजिंग, ये तो मार्केट का अपना पर्पस होता है। अब यहाँ पर पर्पस वही है जाने का, इसलिए यहाँ पर क्या है भैया, इस द का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। ओके। अब अगला रूल देखिए जरा क्या है। आई सैट ऑन द बेड, मैं बेड पर बैठ गया। अब ये बेड किस लिए होता है भाई? बैठने के लिए होता है? जी नहीं, बैठने के लिए तो चेयर होती है, सोफा सेट होता है, ठीक है ना। बेड तो सोने के लिए होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बेड से पहले द का लगाना, यानी द का प्रयोग उचित है। लेकिन अगर वहाँ पर सोने के लिए, जैसे आई गो टू माई बेड एट 10, आई गो टू बेड, आई गो टू बेड का मतलब मैं सोने जाता हूँ, तो वहाँ पर गो टू द बेड नहीं लगाएंगे। आई गो टू बेड एट 10 PM, मैं रात में 10 बजे सोने के लिए जाता हूँ। तो जब बेड का उद्देश्य सोना हो तो वहाँ उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, बट अगर बैठने के लिए किया गया है तो आप द का प्रयोग करेंगे। आई होप कि इस पॉइंट को आपने समझा होगा। अब देखते हैं अगला रूल। बीमारियों के नाम से पूर्व कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ध्यान रखिए, आप किसी भी बीमारी का नाम हो उसके पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ जनरली नहीं करते हैं, लेकिन दो बीमारियां ऐसी हैं और साथ ही साथ वो प्लूरल नंबर में है। तो अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी बीमारी का नाम आए और वो सिंगुलर नंबर है, तो उस बीमारी के नाम से पहले आपको किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन ये जो मम्प्स हैं एंड मीजल्स, ये क्या है? प्लूरल नंबर में है। लेकिन यदि बीमारी का नाम प्लूरल नंबर में हो तो उसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर द मम्प्स, द मीजल्स। ओके। यहाँ पर केवल इन दो बीमारियों के नामों से पहले आपको द का प्रयोग करना होता है, बाकी आप किसी भी बीमारी के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ही डाइड ऑफ कॉलरा, आप ये बोलेंगे, द कॉलरा नहीं बोलेंगे। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसा आप बोलेंगे। ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, ऐसा आप नहीं बोलेंगे। ओके। अब चलिए अगली स्लाइड में और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हमेशा ही अपने माइंड में रखनी चाहिए और वो रूल्स का रूप भी लिए हुए हैं। जरा देखिए, खेलों के नामों से पहले आपको द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जैसे यहाँ पर हॉकी से पहले द लगा हुआ है, बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। इससे पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आई प्ले हॉकी, सिर्फ इतना आपको बोलना चाहिए। यहाँ पर भी ही डज नॉट प्ले द हॉकी या द फुटबॉल, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी खेल के नाम से पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। अगला रूल देखिए जरा। कंपनियों, एयरलाइंस आदि के नामों से पहले भी आपको द का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे कंपनी, सोनी कंपनी, कोटक कंपनी है, इन कंपनियों के नामों से पहले आपको द सोनी, द कोटक ऐसा कभी नहीं बोलना है। उसी प्रकार से जैसे कोई एयरलाइंस के नाम हो, उनसे पहले भी आपको द का प्रयोग नहीं करना। ये छोटी छोटी बातें हैं और ये छोटी छोटी बातें ही एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपके नंबर्स इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। तो जरा देखिए, जैसे ब्रिटिश एयरवेज, आप इससे पहले इंडियन एयरलाइंस, आप वहाँ पर द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी है रिलायंस, इसके पहले भी आप द रिलायंस ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्लियर। अगला रूल देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार नहीं बल्कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जरा ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। खाने के नाम भी होते हैं, जी हाँ, जैसे लंच, डिनर, सुपर, ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, ये खाने के नाम हैं। इन नामों से पहले जनरली हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब कभी भी हम इनका प्रयोग जनरली सामान्य अर्थों में करते हैं तो इनसे पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये खाने के नाम हैं तो खाने के नामों से पहले अगर कोई एडजेक्टिव लगा हो तो बस फिर वहाँ पर हमको किसी भी आर्टिकल यानी जो भी एप्रोप्रिएट ए, एन या द में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जरा समझने का प्रयास करिए। जैसे आई हैव लंच एट 1 PM, मैं लंच 1 बजे लेता हूँ, तो लंच से पहले द लंच, आई हैव द लंच एट 1 PM, आपको ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है ना। सिंपली कैसे बोलना है, जनरली आपको लंच से पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है ना।
आपको नहीं द या ए या एन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आई कुडंट हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, आज की सुबह मैं ब्रेकफास्ट नहीं ले पाया। जी हाँ, इसको ब्रेकफास्ट ही बोलते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, ब्रेकफास्ट ही बोलते हैं। तो आई कुडंट हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मैं आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया। तो आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट से पहले कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर एडजेक्टिव आ जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, देखिए जरा, ही अरेंज्ड अ नाइस डिनर, यहाँ पर डिनर से पहले नाइस, डिनर कैसा है, नाइस है, क्लियर। तो वहाँ पर एक एप्रोप्रिएट आर्टिकल का यूज हमें करना चाहिए। अब एक बात और भी है यहाँ पर, इन खानों के जो नाम हैं, अगर ये जो नाम है अगर ये स्पेसिफाइड कर दिए गए हैं, अगर ये पर्टिकुलर बना दिए गए हैं, अगर ये डिफाइन कर दिए गए हैं, तो भी आपको आर्टिकल द का प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस डिनर, ये जो खाने का नाम है, इस डिनर को यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है, ये पर्टिकुलर बना दिया गया है। जरा कैसे, द डिनर होस्टेड बाय दीपक, दीपक के द्वारा दिया गया जो डिनर था, दीपक के द्वारा होस्ट किया गया जो डिनर था, ये विशेष डिनर हो गया, ये एक पर्टिकुलर डिनर हो गया। अब किसी पर्टिकुलर डिनर की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले फिर हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो अब इस तरह से इस वीडियो में अभी तक मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 रूल्स बतलाए हैं। अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और इन किसी भी फ्रेज के साथ में या इन ऑब्जेक्ट्स के साथ में कभी भी आपको द का प्रयोग नहीं करना है। इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और अब अगले वीडियो में मिलते हैं शेष बचे हुए सारे के सारे रूल्स के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।